आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं उस पर बल दिया है। और हमारी भूमि, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट का खेल नहीं है। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के आता है। करगिल से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, इसको अगर जोड़ने का काम करने की ताकत होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स को जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की क्रिएटिविटी को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम, छोटा ही क्यों ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके कंज्यूमर के साथ जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। प्रदूषण को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेग्नेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर के वाटरवेज तक हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। गत 5 वर्ष में देश ने देखा है और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां बिठाया है। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है। यूपी की जनता ने बता दिया है ये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता था। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम होता था। ये सिर्फ हमारा दिल्ली का ही विचार ले लीजिए। ये दिल्ली में ट्रैफिक, एनवायरमेंट और हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रही थी। 2009 में यूपीए सरकार का संकल्प था कि 2009 तक ये दिल्ली के सराउंडिंग जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, इसको 2009 तक पूरा करने का यूपीए सरकार का संकल्प था। 2014 में हम आए, तब तक कागज पे ही वो लकीरें बनकर के पड़ा हुआ था। और 2014 के बाद मिशन मोड में हमने काम लिया और आज पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम हो गया। 40,000 से ज्यादा ट्रकें जो आज दिल्ली में नहीं आती, सीधी बाहर जाती हैं और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में एक अहम कदम ये भी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है? 2009 तक पूरा करने का सपना 2014 तक कागज के लकीर बनकर के पड़ा रहा हो, ये अंतर है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, नींद आती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार-बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है।
क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है, इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना, ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। संविधान माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है, वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े। ये बार बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत करिए। नहीं, आपका सीआर हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है, आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान बचाने की बातों वालों का न, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक
एक शायर ने माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए सदन में, उसका जिक्र सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गई, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, वो इसका जिक्र, और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। कांग्रेस के समय में दादा पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं। अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना, तो दादा आपको तकलीफ होगी, दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो बड़ी बात ही जानते हैं लोग। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे हैं। अरे उन बेटियों की चिंता करते, आप संविधान की बात करते हो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। किसी ने कहा, किसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब जमीन ही था। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है, न उनको इस देश का कुछ अंदाज है, न और वो उनकी बौद्धिक दारिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990, जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990, वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने
कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्य वेदता है? आग लग जाएगी 370 हटाने के बाद। और आज जो लोग बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है, डिगना है, फलाना है, वगैरह वगैरह। जरा मैं इस सदन, ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, ये संविधान को समर्पित सदन है, ये संविधान का गौरव करने वाला सदन है, ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है। तब जाकर के मैं सभी मान्य सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहता हूं, अगर है तो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था, उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं? क्या उनकी वकालत करते हो? उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना। प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्या इस भाषा से, इस भावना से क्या हिंदुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है? क्या इसे सहमत हो सकता है? क्या
मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनकी आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ साथ मैं लद्दाख के विषय में भी कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आप को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के किसान, सिक्किम के नागरिक उसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। लद्दाख, मैं मानता हूं लद्दाख के विषय में मेरे मन में बहुत चित्र साफ है और इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरी भूरी प्रशंसा होती है एनवायरमेंट को लेकर, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा, इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो कानून इस सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है। सीएए लाने, कुछ लोग कह रहे हैं सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी। कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटो खिंचवाते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं दशकों से, पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है। पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए
पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। खान अब्दुल गफार खां हो, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था। मैं इसे अपना गर्व मानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्ला खां हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अब्दुल हमी हो या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले। आप जोड़ देना ना, जो भी ये नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सर, मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। और मैं चाहता हूं, जब चर्चा निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भूपेंद्र कुमार दत्ता का नाम सुना है? दादा, आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी भाषण सुन रही है।
कांग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं है उनको भी जानना जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन 78 डे जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी और ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहां की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत के दिन थे, और उस समय भूपेंद्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम पे आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त ने कहा था, so far as this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquidated. Those of us who are here to live represent near a core of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. ये भूपेंद्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में ये दर्द व्यक्त किया था। ये हालत थी स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर के शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी ये मां भारती की गोद में। तब के पाकिस्तान में आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो सामान्य, हाँ आए तो आए, मरे तो मरे। यही है, यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है महापुरुष, यही आपकी सोच है। माननीय अध्यक्ष जी, तब के पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्र सेनानी रुक गए थे, जोगेंद्रनाथ मंडल। वे समाज के बहुत ही पीड़ित, शोषित, कुचले हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। 9 अक्टूबर 1950, अभी आजादी के और बंटवारे के 2-3 साल हुए थे। 9 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे का एक पैराग्राफ इस्तीफे में जो लिखा था उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था, आई मस्ट से दैट दिस पॉलिसी of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan. उन्होंने आगे कहा था, Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security.
They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way influenced by them. ये मंडल जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था। इन्हें भी आखिरकार भारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी मां भारती की गोद में हुआ। इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली है। वहां आज भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी अभी नानकाना साहब के साथ क्या हुआ वो सारे देश और दुनिया ने देखा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हिंदू और सिखों के साथ होता है, और भी माइनॉरिटी के साथ ऐसा ही जुल्म वहां होता है। ईसाइयों को भी ऐसी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। सदन के मैं चर्चा के दौरान गांधी जी के कथन को लेकर के बात कही गई। कहा गया कि सीए पर सरकार जो कह रही है वो गांधी जी की भावना नहीं थी। खैर, कांग्रेस जैसे दलों ने तो गांधी जी की बातों को तो दशकों पहले छोड़ दिया था। पूरी तरह कोटेबल कोर्ट इज अवेलेबल और हमने 50 बार दे दिया है। लेकिन आपने तो गांधी जी को छोड़ दिया है और इसलिए न देश आपसे कोई अपेक्षा करता है, लेकिन जिसके आधार पर कांग्रेस की रोजी रोटी चल रही है, मैं आज उनकी बात करना चाहता हूं। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर इतने ही महान थे, इतने उदार थे, तो क्यों नहीं किया भाई? कोई तो कारण होगा। लेकिन इस सत्य को आप कब तक जुठलाओगे? भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण, ये उस समय की बात है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं। नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की माइनॉरिटी इस बात पर कैसे मान गए? जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम बता रहे हैं आज, वही बात उस समय नेहरू जी ने बताई थी। माननीय अध्यक्ष जी, नेहरू जी ने माइनॉरिटी शब्द क्यों प्रयोग किया? ये आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको तकलीफ है, लेकिन नेहरू जी खुद इसका जवाब देके गए। मुझे मालूम है आप उनको भी छोड़ दोगे, जहां जरूरत पड़े आप किसी को भी छोड़ सकते। नेहरू जी ने नेहरू लियाकत समझौता साइन होने के एक साल पहले असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी को एक पत्र लिखा था, और गोपीनाथ जी को पत्र में जो लिखा था वो उसमें कोट करना चाहता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा था,
जो लोग हमको ये कहते हैं ना हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम देश को बांट रहे हैं, ये नेहरू जी ने क्या कहा था ये जरा याद रखना। गोपीनाथ जी जो असम के मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी ने लिखा था आपको हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम इमिग्रेंट्स इसके बीच फर्क करना ही होगा और देश को इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उस समय असम के मुख्यमंत्री को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखी हुई चिट्ठी है। नेहरू लियाकत समझौते के बाद कुछ महीनों के भीतर ही नेहरू जी का इसी संसद के फ्लोर पर 5 नवंबर 1950 उनका एक बयान है। 5 नवंबर 1950 नेहरू जी ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में सेटल होने के लिए आए हैं ये नागरिकता मिलने के हकदार है और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। 5 नवंबर 1950 1963 में लोकसभा में इसी सदन में और इसी जगह से 1963 में कॉल अटेंशन मोशन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मोशन का जवाब देने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्रीमान दिनेश सिंह जी जब बोल रहे थे तो आखिर में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा था और उन्होंने जो कहा था मैं कोट कहता हूं, पूर्वी पाकिस्तान में वहां की अथॉरिटी हिंदुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है। ये पंडित जी का स्टेटमेंट था। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए गांधी जी नहीं नेहरू जी की भावना भी रही थी। इतने सारे दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं। मैंने इस संबंध में तथ्यों के आधार पर अब मैं कांग्रेस के खास रूप से पूछना चाहता हूं और उनकी इकोसिस्टम भी मेरे सवाल समझेगी। जो ये सारी बातें मैंने बताई, क्या पंडित नेहरू कम्युनल थे? मैं जरा जानना चाहता हूं। क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है, वो बातें बनाती है, झूठे वादे करती है और दशकों तक वो वादों को टालती रहती है। आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए कहना चाहता हूं,
संविधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं, सीएए इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, वो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। और मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी थी कहीं ना? क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध करके उनको जला दिया था? इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम आपने किया नहीं। इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों को, आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को 3 दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए 2 तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जिसने इतने सालों तक देश में राज किया, आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में देश को अपेक्षाएं थी, वो आज गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। ये रास्ता आपको भी मुसीबत पैदा करने वाला है, देश को भी संकट में डालने वाला है। और ये चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूं, हम सबको देश की चिंता होनी चाहिए, देश के उज्जवल भविष्य की चिंता होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर राजस्थान की विधानसभा कोई निर्णय करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे और राजस्थान में वो कोई मानने को तैयार न हो, जल से जुलूस निकाले, हिंसा करे, आगजनी लगाए, आपकी सरकार है, क्या स्थिति बनेगी? मध्य प्रदेश, आप वहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा कोई निर्णय करे और वहां की जनता उसके खिलाफ इसी प्रकार से निकल पड़े, क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या एनआरकी का रास्ता? और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है, आपने इतना गलत किया है, इसीलिए तो वहां बैठना पड़ा है। ये आपके कारनामों का ही परिणाम है कि जनता ने आपको वहां बिठाया है। और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में हर एक को अपनी बात बताने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं, आइए संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चले। आइए देश के 15 करोड़ परिवार जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, वो पहुंचाने का संकल्प करें। आइए देश के हर गरीब को 1 यूनिट
पक्का घर लेने के काम को हम मिल करके आगे बढ़े ताकि उनको पक्का घर मिले। आइए, देश के किसान हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए। आइए, हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें। आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले। इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मैं सभी सदस्यों के एक साथ मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन स्वीकृत किए जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ।